हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो अब जाहिर सी बात आप बोर्ड एग्जाम को तो दोगे ही दोगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक हैं, यह वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, मैथ में वीक होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो क्या है? मैथ का बेसिक। ठीक है, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो भाई आप मैथ को नहीं कर सकते हो। अगर आपका मैथ का बेसिक भी अच्छी तरह से तैयार है तो भाई सबसे बड़ा रीज़न है वो है फॉर्मूले। चलिए दोस्तों, फॉर्मूले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है जिसमें फॉर्मूले यूज ना होते हों। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले सारे ही तैयार कर लिए तो आपकी 50% प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ठीक है, अगर आप मैथ में एक महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ना फॉर्मूले तो तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के सारे फॉर्मूले कवर करवाने वाले हैं, तो आज की वीडियो आप ना लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं आज की वीडियो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी हम किसी भी नंबर यानी कि ए को हम भाग करते हैं, ठीक है, ए को हम बी से भाग करते हैं तो हमारा भागफल है ना क्यू आता है और शेषफल आर आता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा रिलेशन है वो क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए निकालना चाहें तो कैसे ए निकालेंगे, तो ए निकालेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम ए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, ए कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भाई हमने किया है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको हमने प्लस कर देंगे। ठीक है, शेषफल को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, ए निकल के आता है। ठीक है, अब इसका कुछ नाम भी तो है। हाँ जी, इसका नाम भी है। ठीक है, तो जो अंदर वाली संख्या होती है उसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारे बी है, जो हमारा भाग देने वाला जो नंबर है उसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर भागफल। ठीक है, गुणा भागफल प्लस जो हमारा नीचे बचता है वो बचता है हमारा शेषफल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा रिलेशन बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब जहाँ पर देखिए दोस्तों आर यानी कि शेषफल है। ठीक है, शेषफल हमारा क्या आएगा, शेषफल की एक कंडीशन होती है, शेषफल हमारा या तो 0 आएगा या फिर 0 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ज़्यादा भी कहाँ तक आएगा, ज़्यादा आएगा वो 20 से भाई छोटा होगा। अब दोस्तों ये बात हमें समझ में नहीं आई, इसका थोड़ा सा भाई रीज़न बताओ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है, ठीक है, 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ना 8 को 3 से यहाँ पर भाग करते हैं। ठीक है, 3 से भाग करते हैं, चलिए करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, 8 में से 6 गया तो यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा शेषफल है आर है। ठीक है, जो आर है यहाँ पर 2 आया है। देखिए दोस्तों, ये ना हमेशा इस वाले नंबर से छोटा आएगा, यानी कि ये क्या है, हमारा बी है। ठीक है, तो ये बी है ना, बी से शेषफल हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, पूरा काट दे, अगर हम यहाँ पर 2 से भाग दें, ठीक है, 2 चौगु 8, तो यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर शेषफल 1 आए। ठीक है, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 0 आए। ये हमारा शेषफल होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, जो यहाँ पर ये वाली लाइन है, यहाँ पर यही फ्रेम करी गई है। ठीक है, ये वाली लाइन का यही मतलब है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई दो नंबर ले लिए। ठीक है, कोई दो नंबर है ए और बी हैं। ठीक है, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा उन्हीं नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आएगा। ठीक है, नहीं समझे, देखिए दोस्तों, हमने कोई नंबर ले लिए। ठीक है, अगर उनकी हम मल्टीप्लाई कराएं तो वो बराबर आएगा उन्हीं के नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही फॉर्मूले हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो ये हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 में हमारे केवल 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा बहुपद। ठीक है, दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम बहुपद में हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा बहुपद चैप्टर है उसकी अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म यानी कि हम बहुपद को कैसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुपद को ना इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुपद को लिखने का जो हमारा तरीका है वो ये है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना a है वो 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कुछ रीज़न भी तो है, बहुत अच्छा रीज़न है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम 0 रख दें तो यहाँ पर ये 0 से x² में मल्टीप्लाई होगी, पूरा पद 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला ही पद गायब होगा, यानी कि द्विघात ही यहाँ पर गायब हो गया, तो भाई ये द्विघात नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों जहाँ पर हमें पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसके 2 शून्यक निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों शून्यक और जो हमारा द्विघात बहुपद है उसके गुणांकों में क्या संबंध बन सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके बीच में ना संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो संबंध निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकलेंगे, ठीक है, जिनको हमने नाम दे दिया है अल्फा और दूसरे को नाम दे दिया है बीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम क्या करें, दोनों शून्यकों को अगर हम ना प्लस करें, यानी कि योग निकालें, शून्यांकों का योग निकालें, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, तो वो बराबर आएगा माइनस के b/a के बराबर आएगा, ठीक है। जहाँ पर b क्या है, b यहाँ पर है x का गुणांक, यहाँ पर देखिए b है x का गुणांक और यहाँ पर a क्या है, a है यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी हम 2 शून्यांकों का योग करेंगे तो वो बराबर आएगा -b/a के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है। अब देखिए दोस्तों जो हमारा दूसरा जो यहाँ पर संबंध निकलेगा, अगर हम क्या करें, दोनों शून्यकों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें, आपस में भिड़ा दें, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम दोनों शून्यांकों का गुणनफल निकालें, मल्टीप्लाई कराएं, तो वो बराबर आएगा c/a के, ठीक है। यहाँ पर हमारा c क्या है, c यहाँ पर हमारा अचर पद, ठीक है, ये वाला हमारा अचर पद है, और a क्या है, a तो हम अभी बताए थे, a है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर a, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी हम 2 शून्यांकों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम गुणनफल निकालेंगे तो वो बराबर आएगा c/a के, ठीक है। तो ये 2 संबंध है शून्यांकों और बहुपद के गुणांकों के बीच, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं, अच्छी तरह से याद कर लेना और आपको याद हो भी गए होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरह से पता है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकलते हैं, ठीक है, जब भी हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हमसे कह दिया जाए कि भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे, हमें भाई ना 2 शून्यांक दे दिए जाएँ, ठीक है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक दे दिए जाएँ। अब हमें कहा जाए कि भाई इनसे हमें ना द्विघात बहुपद बनाओ, कैसे निकालोगे, इसका भी फॉर्मूला है। हम क्या कर रहे हैं, सभी आज फॉर्मूले को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 शून्यक दे दिए जाएं, ठीक है, अगर हम इससे बहुपद बनाने चलें तो देखिए दोस्तों बहुपद बनेगा, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। देखिए दोस्तों के ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बहुत आसानी से बना देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर k क्या है, कि यहाँ पर है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों शून्यांकों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्यांकों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। जब हम ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली एक द्विघात बहुपद बन के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हम इसको द्विघात बहुपद यहाँ पर बना देंगे। अगर हमें द्विघात बहुपद दिया है तो शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें शून्यक दिए हैं तो हम द्विघात बहुपद निकाल देंगे बहुत आसानी से इस सूत्र की मदद से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारे चैप्टर 2 में केवल ये सारे फॉर्मूले हैं, आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चैप्टर 3 हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं इनकी है ना जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म क्या है, ये वाली जनरल फॉर्म है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना a1 b1 और a2 b2 ये है ना 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी रीज़न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम a1 की जगह 0 रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर है ना एक पद ही गायब हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से एक पद ही गायब हो जाएगा, एक चर ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर है ना a1 की जगह 0 नहीं रख सकते, इसलिए ऐसे ही हम यहाँ पर b1 की जगह 0 नहीं रख सकते, ठीक है। अगर b1 की जगह 0 रखेंगे तो ये y वाला पद गायब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक चर ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 चर वाले पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको एक नई बात बताते हैं, ठीक है। नई बात क्या आपको पता होगी। देखिए दोस्तों जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं ना, रैखिक समीकरण होते हैं उनकी हमेशा एक सीधी लाइन बनती है, यानी कि ग्राफ जब बनाने चलें तो उसका है ना सीधा ग्राफ बनेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण होंगे
तो दो रैखिक समीकरण की दो लाइन बनेगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन दो लाइन से है ना 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? देखिए दोस्तों, हो सकता है जब हम ना ग्राफ बनाने चलें, हो सकता है कि इनका ग्राफ है ना प्रतिच्छेदी वाला बन जाए, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर कट कर दें। ठीक है, ये वाला ग्राफ बन जाए। हो सकता है ये संपाती बन जाए। संपाती का मतलब होता है एक लाइन बन गई, दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर बनेगी। ठीक है, और तीसरा केस हो सकता है कि ये समांतर बन जाए। ठीक है, समांतर बन जाए। तो इसके है ना 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया जाए, क्वेश्चन में हमें दे दिया जाएगा कि हमें 2 रैखिक समीकरण दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए कि इसका कौन सा वाला केस बनेगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या समांतर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भी भाई फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, बिना फॉर्मूले के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, हम ना फॉर्मूले की मदद से बहुत आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो उसका जो ग्राफ कैसा बनेगा, रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उसके जो x और y के मान होंगे ना केवल सिंगल मान निकलेंगे। ठीक है, एक एक हल निकलेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा केस बन सकता है, दूसरा केस क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और ये भी बराबर हो जाएगा C1/C2 के, तब इन रेखाओं का जो केस बनेगा वो संपाती वाला केस बनेगा। ठीक है, संपाती वाला केस बनेगा और इसमें जो x और y के मान निकलेंगे अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल निकल के आएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा तीसरा केस बनेगा, 3 केस बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा तीसरा केस होगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इस केस में हमारा जो केस बनेगा वो समांतर वाला केस बनेगा। ठीक है, जब हमारा समांतर केस बनेगा तो x और y के कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी मान नहीं निकाल सकते। ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों 3 केस बनेंगे। ये टेबल है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल में बहुत ज़्यादा यूज आएगी। ठीक है, तो इस टेबल को बहुत ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने की ना देखिए दोस्तों 2 विधि आपको पता होनी चाहिए। एक तो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। अगर आपने ये 2 विधि तैयार कर ली तो भाई आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, आप ये तैयार कर लेना और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तैयार कर लेना। जो हमारा तीसरा चैप्टर है खल्लास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको तैयार कर लेना। अब चलिए दोस्तों, हम ना चैप्टर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण है, ये हमारा चौथा चैप्टर है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा द्विघात समीकरण है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जो उसका व्यापक रूप होता है, यानी कि हम द्विघात बहुपद को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। ठीक है, जहाँ पर आपको बराबर नजर आ जाए वहाँ पर समीकरण होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारा a है ना, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 रख दो तो ये पूरा पद ही यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर द्विघात ही यहाँ पर गायब हो जाएगा, और हमें क्या पढ़ना है, हमें तो द्विघात वाला पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर a की जगह 0 नहीं रख सकते। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी a b c क्या है, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसको हम ना सॉल्व करने के लिए अनेक विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा वो है एक तो हमारी गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरा है हमारा द्विघाती सूत्र, जिसे हम ना श्रीधराचार्य का भी सूत्र भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड विधि में हम क्या है, बीच वाले पद को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो हमारा द्विघाती सूत्र होता है इसमें हम क्या करते हैं, सीधी डायरेक्ट फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ना सारे फॉर्मूले को अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा द्विघात सूत्र होता है उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई हमें केवल ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, फॉर्मूला है -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac और बट्टे में 2a। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों a b c क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों a b c क्या है, x² का गुणांक a हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा, और c है यहाँ पर ये अचर पद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, तुलना करके आप बहुत आसानी से a b c की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप द्विघाती समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको गुणनखंड विधि आनी चाहिए और द्विघाती सूत्र से आपको समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये 2 विधि से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको
है ना मूलों की प्रकृति भी पूछ ली जाएगी। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसके दो मूल निकल के आते हैं। ठीक है, दो मूल निकल के आएंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसको सॉल्व करते हैं तो उसके शून्य निकल के आते हैं। जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसके मूल निकल के आते हैं। चीज़ एक है लेकिन इसका है ना नाम अलग अलग पलट के रख दिया है। ठीक है, अगर समीकरण होगा तो इसके मूल निकल के आएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मूलों की प्रकृति क्या कहती है। मूलों की प्रकृति ये कहती है जो भी इसके मूल निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे, भिन्न होंगे या उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, और ये कैसे निकालोगे, सूत्र की मदद से निकालोगे भाई, सूत्र की मदद से। ठीक है, तो इसलिए सूत्र बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हर एक सवाल में सूत्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सूत्र है, अगर हमारा b² - के 4ac अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो उसके जो मूल निकल के आएंगे ना वो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक, द्विघात समीकरण के जो मूल निकल के आएंगे वो 2 निकल के आएंगे। ठीक है, 2 निकल के आएंगे लेकिन वो एक जैसे होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने कोई द्विघात समीकरण सॉल्व किया। ठीक है, तो एक मूल निकल के आएगा 3। ठीक है, तो दूसरा मूल भी 3 निकल के आएगा। अगर ये यहाँ पर b² - के 4ac ये अगर 0 के बराबर आ गया तो ठीक है, तो इसके समान वास्तविक मूल निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है, अगर ये हमारा b² - के 4ac ये अगर 0 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो इसके 2 मूल तो निकलेंगे लेकिन वो अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, जैसे कि हो सकता है एक मूल निकल के आ जाए 3। ठीक है, तो दूसरा मूल 2 निकल के आएगा या फिर 1 निकल के आएगा, यानी कि इसके जैसा नहीं निकल के आएगा। ठीक है, 3 के अलावा निकलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा जो तीसरा केस है ना, तीसरा यहाँ पर सूत्र बनेगा b² - के 4ac ये अगर 0 से कम आएगा या फिर माइनस में आ जाए। ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू 0 से कम होती है वो भाई माइनस में ही होती है। ठीक है, तो जो भी हमारी 0 है ना, इसकी वैल्यू अगर 0 से कम आएगी तो उसका कोई भी मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ये आप फॉर्मूले अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 की बात। ठीक है, चैप्टर 4 में इतने फॉर्मूले अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी की हम बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको हम ना AP से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारी AP होती है उसका जो हमारा पहला पद होता है उसको हम नाम दे देते हैं A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, इस तरह से चलते चलते जाता है। और जो हमारा लास्ट वाला पद होगा उसको हम ना nth टर्म नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको ये पता होनी चाहिए कि एक AP कब होती है। ठीक है, कब एक AP होती है, कब एक AP नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो इसका सार बनतर यानी कि D होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपको बता दें। जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो देखिए दोस्तों 2 पदों का अंतर होता है। ठीक है, 2 पदों का अंतर अगर बराबर आता है तो हमारी एक AP होगी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, अगले पद में से यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगले पद में से हम पिछले पद को माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते चले जाते हैं। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर आता है तो हमारी वो एक AP होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना सार अंतर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला पद होता है उसको हम ना नाम दे देते हैं A। ठीक है, सार अंतर होता है हमारा D। ठीक है, और जो हमारा AP का अंतिम पद होता है उसको हम ना nth टर्म से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा सूत्र बनने वाला है nth टर्म बराबर A + n - 1 × D। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। तो भाई इस सूत्र से क्या फ़ायदा है, अरे भाई इस सूत्र से बहुत ही फ़ायदा है। जैसे कि हमें किसी AP में अगर हमें nth टर्म नहीं दिया है तो भाई हम क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से nth टर्म निकाल लेंगे। अगर हमें यहाँ पर A की वैल्यू नहीं दी होगी, अगर पहला पद नहीं दिया होगा, इस सूत्र की सहायता से हम पहला पद निकाल लेंगे। भाई इस सूत्र से बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इसलिए आपको सूत्र से 100% याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे हमारा कौन सा सूत्र है, आगे जो हमारा सूत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारी एक AP होती है उसमें हमारे पद भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी AP होगी तो हमसे कहा जाए कि भाई एक AP का हमें जोड़ बताओ, यानी कि जितने भी पद हैं उनको सभी पद जोड़ के बताओ। तो क्या आप बता सकते हैं, आप बता देंगे, वैसे आपको टाइम लगेगा लेकिन सूत्र की मदद से बताएंगे, इजीली से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप सूत्र ये वाला सूत्र लगा दें। ठीक है, अगर कोई AP का अपना योग निकालना चाहें
तो आप ना इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सम ऑफ नंबर, जितने एपी में नंबर हैं, जितने पद हैं, आप ना उन पद का योग निकालेंगे तो उस पद का जो योग का सूत्र होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है। दूसरा फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब चाहे आप ये लगा लें, ठीक है, और चाहे आप ये दूसरा फॉर्मूला लगा लें। दूसरा फॉर्मूला है Sn = n/2 कोष्टक के अंदर a + an। ठीक है, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 5 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले वहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, ये फार्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन फार्मूलों को तैयार कर लिया तो भाई आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप बोर्ड में करना, चाहे आप घर पे करना, चाहे आप कहीं पे करना, इन फॉर्मूले की मदद से आप ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 5 तक ही बताए हैं। ठीक है, और इससे अगली वीडियो में आप अगर कमेंट करोगे तो और ज़्यादा फॉर्मूले हम बता देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।